नमस्कार दोस्तों। आज हम राजस्थान का इतिहास पढ़ने जा रहे हैं, जिसका पहला टॉपिक है मध्यकालीन राजस्थान का इतिहास, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे मेवाड़ का इतिहास। तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि मेवाड़ का जो प्राचीन नाम है वो मेदपाट, प्रागवाट और सीवी जनपद है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि मेवाड़ के प्राचीन नाम क्या क्या है। एक तो मेदपाट, प्रागवाट और सीवी जनपद है, ये अपने को याद रखना है। अब देखो, गुहिल वंश के बारे में बात करते हैं। तो गुहिल वंश की जो स्थापना है वो गुहिल ने की थी, 566 ईस्वी में की थी। गुहिल वंश की स्थापना गुहिल ने 566 ईस्वी में की थी। और गुहिल वंश की टोटल 24 शाखाएँ थी। गुहिल वंश की टोटल कितनी शाखाएँ थी? 24। और इनमें मेवाड़ के जो गुहिल है वो सबसे प्रमुख है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि गुहिल वंश की स्थापना गुहिल ने कब की थी? 566 ईस्वी में की थी। गुहिल वंश की कितनी शाखाएँ थी? 24 शाखाएँ थी। और इनमें सबसे प्रमुख कौन से थे? गुहिल थे। और गुहिल शासक है जितने भी थे वो सूर्यवंशी थे, यानी सूर्य भगवान को ये मानते थे, इसलिए ये सूर्यवंशी थे। अब बात करते हैं सबसे पहले बप्पा रावल के बारे में। बप्पा रावल का जो वास्तविक नाम है वो कालभोज हैं। बप्पा रावल का वास्तविक नाम कालभोज हैं। और ये हारित ऋषि के शिष्य थे। किसके शिष्य थे ये? यह हारित ऋषि के शिष्य थे। और 734 ईस्वी में उन्होंने एक मान मौर्य, मौर्य वंश का एक शासक था मान मौर्य, उसको हरा दिया और उसको हराकर चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया इन्होंने। तो बप्पा रावल ने 734 ईस्वी में मान मौर्य को हराकर चित्तौड़ पर अपने अधिकार कर लिया। और इन्होंने उदयपुर के नगर एक नागदा है उसको अपनी इन्होंने राजधानी बनाई थी। आगे बात करते हैं, नागदा में एक लिंग मंदिर का इन्होंने निर्माण करवाया था। नागदा के अंदर इन्होंने जो मंदिर बनवाया था कौन सा था? एक लिंग, यानी भगवान शिव को समर्पित है ये एक लिंग मंदिर का इन्होंने निर्माण करवाया था। मेवाड़ के शासक स्वयं को एक लिंग जी का दीवान मानते थे। दीवान यानी होता है उनके सेवक, एक लिंग जी का दीवान मानते थे। बप्पा रावल मुस्लिम सेना को हराते हुए गजनी तक चला गया था। मतलब बप्पा रावल इतना बहादुर था कि मुस्लिम सेना को हराते हराते यह गजनी तक चला गया था। और वहाँ पे एक राजा था सलीम, उस राजा को हटाकर इसने अपने भांजे को वहाँ पे राजा बना दिया था। तो ध्यान रखना है, गजनी में किसका शासन था? सलीम का था। सलीम को बप्पा रावल ने हटा दिया और वहाँ पर अपने भांजे को राजा बना दिया। पाकिस्तान के अंदर एक शहर है जिसका नाम है रावलपिंडी। तो रावलपिंडी पाकिस्तान के अंदर है। इसका नाम बप्पा रावल के नाम पे पड़ा है। रावलपिंडी है ना, ये इसका नाम किस पे पड़ा है? बप्पा रावल के नाम के ऊपर पड़ा है। आगे बात करते हैं, सीवी वैद्य एक जो महान इतिहासकार थे, सीवी वैद्य ने बप्पा रावल को चार्ल्स मार्टेल की उपाधि दी है। मतलब चार्ल्स मार्टेल की तुलना की है इनसे। अब चार्ल्स मार्टेल कौन था? ये एक फ्रांस का बहुत ही बहादुर कमांडर था चार्ल्स मार्टेल। उसकी तुलना सीवी वैद्य ने बप्पा रावल से की है। और देखो, मेवाड़ में सोने के सिक्के प्रारंभ किए थे इसने। बप्पा रावल ने मेवाड़ में कौन से सिक्के जारी किए थे? सोने के सिक्के। और उनका वजन कितना था? वो 115 ग्रेन के थे। कितने थे? 115 ग्रेन के थे। और देखो, बप्पा रावल को कौन कौन सी उपाधियाँ दी गई है? हिंदू सूरज, राजगुरु, चकवे। चकवे का मतलब होता है चारों दिशाओं को जीतने वाला। तो अपने को ये उपाधियाँ याद रखनी है, हिंदू सूरज, राजगुरु, चकवे, चारों दिशाओं को जीतने वाला। अब आगे बात करते हैं, इसके बाद राजा बना था अल्लट। अल्लट इसका अन्य नाम है आलू रावल। अल्लट का अन्य नाम क्या है? आलू रावल इसका अन्य नाम है। आहड़ को इसने दूसरी राजधानी बनाया था। बप्पा रावल ने तो नागदा को राजधानी बनाया था, आहड़ को इसने अपनी राजधानी बनाया था। और आहड़ में एक मंदिर का निर्माण कराया, वो है वराह मंदिर, जो कि भगवान विष्णु को समर्पित है। तो इसने वराह मंदिर बनाया था जो कि विष्णु को समर्पित है। और मेवाड़ में जो नौकरशाही है उसकी स्थापना किसने की थी? उसकी स्थापना अल्लट ने की थी। किसने की थी? मेवाड़ में जो नौकरशाही है उसकी स्थापना अल्लट ने की थी। और अल्लट ने हूण की राजकुमारी हरिया देवी है उससे शादी की थी। तो अल्लट ने किस राजकुमारी से शादी की थी? हूण राजकुमारी थी वो। उस राजकुमारी का नाम क्या था? हरिया देवी। हरिया देवी के साथ उसने शादी की थी। आगे बात करते हैं जैत्र सिंह। जैत्र सिंह का जो शासनकाल है वो 1200, मतलब इसका जीवन काल है 1213 से
1250 तक है। और जैत्र सिंह ने युद्ध लड़ा था भूताला का युद्ध। तो भूताला का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? जैत्र सिंह और इल्तुतमिश के बीच में हुआ था। भूताला का युद्ध किसके बीच में हुआ था? जैत्र सिंह और इल्तुतमिश के बीच में हुआ था। और जीता कौन था इसमें? जैत्र सिंह जीत गया था और इल्तुतमिश को हार गया था इसमें। तो इल्तुतमिश की सेना तो हार गई थी, लेकिन इल्तुतमिश की सेना जो भागती हुई सेना थी उसने नागदा को लूट लिया था। किसको लूट लिया था इसने? नागदा को लूट लिया था। तो जैत्र सिंह ने चित्तौड़ को अपनी नई राजधानी बनाई थी। नागदा को तो इसने लूट लिया था इल्तुतमिश की सेना ने। तो जैत्र सिंह ने नई राजधानी किसको बनाया? चित्तौड़ को उसने अपनी राजधानी बनाया था। तो जय सिंह सूरी बहुत इंपॉर्टेंट है। जय सिंह सूरी की एक पुस्तक है जिसका नाम है हमीर मद मर्दन। जय सिंह सूरी की पुस्तक का नाम क्या है? हमीर मद मर्दन। तो इसमें भूताला युद्ध का पूरी जानकारी मिलती है। भूताला युद्ध का वर्णन किया गया है। और जैत्र सिंह का जो शासनकाल है वो मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णकाल भी कहलाता था। जैत्र सिंह का शासनकाल मध्यकालीन मेवाड़ का क्या कहलाता था? स्वर्णकाल कहलाता था। अब इसके बाद नंबर आता है राणा रतन सिंह। तो इनका शासनकाल सिर्फ 1302 से 1303 तक था। और इनका एक छोटा भाई था कुंभकर्ण। रतन सिंह का छोटा भाई का नाम है कुंभकर्ण। वो नेपाल चला गया था और वहाँ पर उसने गुहिल वंश की जो राणा शाखा है वो स्थापित की थी। तो रतन सिंह का छोटा भाई कुंभकर्ण नेपाल चला गया था, वहाँ इसने राणा शाखा स्थापित की थी। आगे बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ पर आक्रमण। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था 1303 में। तो क्या उद्देश्य थे, क्या कारण थे इसके? तो सबसे पहली बात है कि अलाउद्दीन साम्राज्यवादी नीति अपनाता था। मतलब हमेशा अपने साम्राज्य का विस्तार करता था ये। और चित्तौड़ का जो व्यापारिक और सामरिक भी महत्व था। चित्तौड़ से बिजनेस बहुत अच्छा होता था, सामरिक महत्व भी था इसका। इस वजह से भी उसने आक्रमण किया था। और सुल्तान के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न था। मेवाड़ के अंदर एक समर सिंह नाम का शासक था। ये टैक्स नहीं देता था, बाकी सब टैक्स देते थे, ये टैक्स नहीं देता था। तो ये प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया था इसके लिए। और मेवाड़ का बढ़ता हुआ प्रभाव, मेवाड़ दिनों दिन प्रगति कर रहा था। और पद्मिनी की सुंदरता, सबसे बड़ी बात ये है, पद्मिनी बहुत सुंदर थी जिसको ये अलाउद्दीन खिलजी प्राप्त करना चाहता था। अब कुछ पद्मिनी के बारे में देख लेते हैं। पद्मिनी है वो सिंगल प्रदेश श्रीलंका को सिंगल द्वीप भी कहते हैं। सिंघल द्वीप की राजकुमारी थी। इसके पिता का नाम था गंधर्व सेन। क्या नाम था? गंधर्व सेन। और इसकी माता का नाम था चंपावती इसकी माता का नाम था। आगे देखो राघव चेतन नाम का एक ब्राह्मण था। उसने अलाउद्दीन खिलजी को पद्मिनी के बारे में बताया था। राघव चेतन को किसी बात पे विवाद हो जाने की वजह से राणा रतन सिंह ने इसको अपने दरबार से भगा दिया था। तो ये सीधा कहाँ गया? अलाउद्दीन खिलजी के पास गया और इसने पद्मिनी के बारे में अलाउद्दीन खिलजी को बता दिया। और तो देखो पद्मिनी ने 1303 ईस्वी में 1303 के अंदर पहला साका हुआ था। 1303 में पहला साका हुआ था जिसमें पद्मिनी ने कम से कम 16 स्त्रियों के साथ जौहर करके आत्मोत्सर्ग कर लिया। जौहर कर लिया था उसने। और जौहर, अब देखो साका क्या होता है? साका का जौहर और केसरिया दोनों साथ में होते हैं। जौहर और केसरिया दोनों साथ में होते हैं। पहले जौहर होता था। तो देखो अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था। अलाउद्दीन जीत गया था तो अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था। उसका नाम खिजराबाद कर दिया। क्या नाम कर दिया? उसका नाम खिजराबाद रख दिया। तो चित्तौड़ अपने बेटे खिजर खां को दे दिया उसने और स्वयं वापस दिल्ली चला गया था खिजर खां को राजा बनाकर। और खिजर खां ने क्या किया? उसने गंभीर नदी के ऊपर एक पुल बनाया था। खिजर खां ने कौन सी नदी पर पुल बनाया था? गंभीर नदी के ऊपर पुल बनाया था। तो खिजर खां ने यहाँ पर मकबरे का भी निर्माण कराया था। और इस मकबरे में ईश्वर की छाया तथा संसार का रक्षक भी इसको बताया जाता है। तो थोड़े दिनों बाद में चित्तौड़ मालदेव सोनग्रा को इसने दे दिया। खिजर खां ने थोड़ा सा यहाँ पे शासन किया। उसके बाद थोड़े दिनों बाद में मालदेव सोनग्रा को शासन दे दिया उसको। और मालदेव सोनग्रा को और क्या कहा जाता है? मालदेव सोनग्रा को मुछाला मालदेव भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट याद रखना है। मुछाला मालदेव किसको कहते हैं? मालदेव सोनग्रा को कहा जाता है।
आगे है गोरा और बादल इस साके में लड़ते हुए शहीद हो गए थे। गोरा और बादल ने बहुत वीरतापूर्वक लड़ाई लड़ी थी और ये शहीद हो गए थे। तो अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ में लगभग 30,000 लोगों का कत्लेआम करवाया था। मलिक मोहम्मद जायसी इसकी पुस्तक का नाम है पद्मावत, जो कि अवधी भाषा में लिखी गई है। 1540 ईस्वी के अंदर लिखी गई थी, ये अपने को याद रखना है। पद्मावत किस भाषा में लिखी गई है? अवधी भाषा के अंदर लिखी गई है, 1540 में लिखी थी। आगे बात करते हैं, जेम्स टॉड और मुहम्मद नैन सिंह ने भी इस कहानी को स्वीकार किया है। सूर्यमल मिश्र ने इस कहानी को अस्वीकार कर दिया है। अमीर खुसरो की एक पुस्तक इम्पोर्टेंट है, खजाइन उल फुतुह है, जिसका अन्य नाम है तारीख ए अलई। इसमें चित्तौड़ आक्रमण का वर्णन किया गया है। अमीर खुसरो ने किया था इसका वर्णन। और रावल उपाधि का प्रयोग करने वाला रतन सिंह अंतिम शासक था। रावल उपाधि का प्रयोग करने वाला अंतिम राजा था। तो गोरा बादल का बलिदान हमें ये सिखाता है कि जब देश पर आपत्ति आए तो प्रत्येक व्यक्ति को अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देना चाहिए, देश रक्षा में लग जाना चाहिए। अब आगे बात करते हैं हम राजा हमीर के बारे में। राजा हमीर भी एक बहुत बहादुर राजा था और इसका जो शासनकाल है वो 1326 से 1364 तक है। मालदेव सोनग्रा का बेटा बनवीर सोनग्रा था जो मेवाड़ पे शासन चला रहा था। तो इसको राणा हमीर ने इसको हरा दिया था और मेवाड़ का शासक बन गया। तो हमीर है वो सिसोदा गांव का था। हमीर किस गांव का था? सिसोदा गांव। तो हमीर सिसोदा गांव का था, इसलिए यहाँ से गुहिल वंश की सिसोदिया शाखा का राज्य प्रारंभ हो गया। शाखा का राज्य प्रारंभ हो गया था। सिसोदा गांव की स्थापना राहप ने की थी। सिसोदा गांव की स्थापना किसने की थी? राहप ने की थी, याद रखना है। सिसोदा गांव की स्थापना राहप ने की थी। हमीर ने राणा उपाधि का प्रयोग किया था। हमीर ने किस उपाधि का प्रयोग किया था? राणा उपाधि का प्रयोग किया था। हमीर को मेवाड़ का उद्धारक भी कहा जाता है। हमीर ने मेवाड़ का बहुत उद्धार किया था, इसलिए उद्धारक कहा जाता है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति में हमीर को क्या कहा गया है? विषम घाटी पंचानन कहा गया है। विषम घाटी पंचानन इसको कहा गया है, इम्पोर्टेंट है। अब देखो, रसिक प्रिया एक कहानी है, ग्रंथ है। रसिक प्रिया में हमीर को वीर राजा कहा गया है। रसिक प्रिया में हमीर को क्या कहा गया है? वीर राजा कहा गया है। हमीर ने चित्तौड़ में एक माता का मंदिर बनाया था जिसका नाम है बरवड़ी माता। हमीर ने चित्तौड़ में बरवड़ी माता का मंदिर बनवाया था और बरवड़ी माता मेवाड़ के गुहिल वंश की इष्ट देवी है। बरवड़ी माता मेवाड़ के गुहिल वंश की इष्ट देवी है, अपने को याद रखना है। बरवड़ी माता इनकी इष्ट देवी थी। और बाण माता ना, वो मेवाड़ के गुहिल वंश की कुल देवी है। इष्ट देवी अलग है, कुल देवी अलग है। इष्ट देवी कौन है? बरवड़ी माता है। कुल देवी कौन है? बाण माता है। ये अपने को याद रखना है। अब देखो, इसके बाद नंबर आया लाखा को लक्ष्य सिंह भी कहा जाता है और इनका शासनकाल था 1382 से 1421 तक था। 1382 से 1421 तक था। और इनके शासनकाल में उदयपुर में एक स्थान है जावर, वहाँ पर चांदी की खान इनको प्राप्त हुई थी। और एक बंजारा था इनके शासनकाल में, जिस पिछू बंजारा नाम था उसका, उसने पिछोला झील का निर्माण कराया था उदयपुर के अंदर पिछोला झील का निर्माण कराया था। ये बंजारा एक तरह का क्या था? मरकड़ व्यापारी था। और पिछोला झील के पास एक चबूतरा बना है जिसको नटनी का चबूतरा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नटनी का चबूतरा भी कहा जाता है। और कुंभाहाड़ा नकली बूंदी की रक्षा करते हुए मारा गया। कुंभाहाड़ा अलग बात है, अलग राजा का नाम है ये। तो कुंभाहाड़ा नकली बूंदी की रक्षा करते हुए मारा गया था। आगे बात करते हैं हम मेवाड़ के राजा का नाम था राणा लाखा के बेटे का नाम था चूड़ा को मारवाड़ का भीष्म भी कहा जाता है। और बात करते हैं मारवाड़। जिस समय राणा लाखा राजा था मेवाड़ का, उस समय मारवाड़ का राजा था चूड़ा। इसकी पुत्री का नाम था हंसाबाई और इसके पुत्र का नाम था रणमल। तो चूड़ा का पुत्र था रणमल ने अपनी बहन की शादी राणा लाखा से करवा दी थी। किससे करवाई थी?
राणा लाखा से करवा दी थी। और मारवाड़ के राजा चूड़ा की बेटी हंसाबाई की शादी मेवाड़ के राणा लाखा के साथ हुई। इस समय लाखा के बेटे चूड़ा ने इसने प्रतिज्ञा की थी कि वह मेवाड़ का अगला राजा नहीं बनेगा और हंसाबाई के बेटे को मेवाड़ का अगला राजा बनाएगा। ये इसने प्रतिज्ञा ली थी, इसीलिए इसको भीष्म कहा जाता है, मेवाड़ का भीष्म कहा जाता है। तो चूड़ा को मेवाड़ का भीष्म कहा जाता है। मेवाड़ का भीष्म कहा जाने इसने इतना बड़ा बलिदान कर दिया था, राजा बनने वाला पद इसने त्याग दिया था, इस कारण इसको कई विशेष अधिकार भी दिए गए थे। तो चुंडा को इस बलिदान के कारण कई विशेष अधिकार प्राप्त थे। कौन कौन से वो देख लेते हैं। मेवाड़ के 16 प्रथम श्रेणी ठिकानों में से 4 चुंडा को दे दिए गए थे। मतलब मेवाड़ में प्रथम श्रेणी के ठिकाने कितने थे? 16 थे, जिसमें से 4 प्रथम श्रेणी के ठिकाने चुंडा को दे दिए। इनमें सलुम्बर जो कि उदयपुर में है वो वो भी इसके अंदर शामिल था। तो उदयपुर में सलुम्बर है वो भी इसमें शामिल था। और सलुम्बर का जो सामंत था वो मेवाड़ का सेनापति हुआ करता था। मेवाड़ का सेनापति कौन हुआ करता था? सलुम्बर का सामंत हुआ करता था। सलुम्बर का सामंत मेवाड़ के राजा का राज तिलक करेगा। सलुम्बर का जो राजा है वो अगर मेवाड़ को कोई नया राजा बनता है उसका राज तिलक कौन करेगा? सलुम्बर का सामंत करेगा। राणा की अगर राजा कहीं किसी काम से अगर बाहर चला जाता है तो राणा की अनुपस्थिति में सलुम्बर का सामंत राजधानी संभालेगा। और 5 है मेवाड़ के सभी कागज पत्रों पर राणा के साथ सलुम्बर के सामंत के भी हस्ताक्षर होंगे। तो अब देखो हरावल क्या होता है, चंदावल क्या होता है। तो हरावल है ना वो सेना की जो अगली टुकड़ी होती है उसको हरावल कहा जाता है, और जो सेना के पीछे वाली टुकड़ी होती है उसको चंदावल कहा जाता है। अब हम बात करते हैं राणा मोकल। राणा मोकल का शासनकाल 1421 से 1433 तक था। अब ये हंसाबाई का पुत्र था। अब ये जब राजा बना था तब बहुत छोटा था, इस वजह से चुंडा को इसका संरक्षक बनाया गया था। लेकिन हंसाबाई को चूड़ा पर बिल्कुल भरोसा नहीं था, वो उसके पसंद करती थी। तो हंसाबाई के अविश्वास के कारण चुंडा है वो मालवा चला गया था। कहाँ चला गया था? मालवा चला गया था। उस समय मालवा के शासक कौन थे? होशंग शाह। उस समय मालवा के शासक कौन थे? होशंग शाह थे। और हंसाबाई का भाई रणमल वो मोकल का संरक्षक बन गया। और मोकल ने एक लिंग मंदिर की 4 दीवार का निर्माण किया था। एक लिंग मंदिर बना हुआ था, उसकी 4 दीवारी किसने करवाई थी? राणा मोकल ने करवाई थी। आगे बात करते हैं समिद्धेश्वर मंदिर। समिद्धेश्वर मंदिर जो कि चित्तौड़ के अंदर है, इसका पुनर्निर्माण भी इसने मोकल ने करवाया था। पहले इस मंदिर का नाम त्रिभुवन नारायण मंदिर था। पहले इस मंदिर का नाम क्या था? त्रिभुवन नारायण मंदिर था। बाद में समिद्धेश्वर मंदिर नाम पड़ गया तथा भोज परमार ने इसका निर्माण करवाया था। त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? भोज परमार ने करवाया था। 1433 में राजसमंद में झीलवाड़ा नामक एक स्थान है। तो बात है 1433 की। राजसमंद में एक झीलवाड़ा नामक स्थान है, वहाँ पर चाचा मेरा और महपा पवार 3 जने थे। चाचा मेरा और महपा पवार ने तीनों ने मिलकर मोकल की हत्या कर दी थी। तीनों ने मिलकर मोकल की हत्या कर दी थी। तो जब मोकल की हत्या हुई थी उस समय गुजरात का शासक कौन था? अहमद शाह था। गुजरात का शासक कौन था? अहमद शाह था। तो ध्यान रखना है, चाचा मेरा और महपा पवार ने 1433 में मोकल की हत्या कर दी थी झीलवाड़ा के अंदर। उसके बाद नंबर आता है कुंभा का। राणा कुंभा जिसका शासनकाल है 1433 से 1468 तक। ये यहाँ पे भी रणमल कुंभा का संरक्षक बन गया था। कुंभा भी छोटा था जब उसके पिता की मृत्यु हुई थी तब। तो रणमल है वो कुंभा का संरक्षक बन गया था। कुंभा ने रणमल की सहायता से अपने पिता की हत्या का बदला भी लिया था। मेवाड़ दरबार में रणमल का प्रभाव कुछ ज़्यादा ही बढ़ने लग गया था, तो उसने सिसोदियों के नेता राघव देव की हत्या करवा दी थी। मतलब रणमल है ना अपने आप को कुछ ज़्यादा ही शक्तिशाली समझता था, उसने राघव देव की हत्या करवा दी थी। अब राघव देव कौन था? राव चूड़ा का भाई था। राघव देव कौन था? राव चूड़ा का भाई था। और हंसाबाई ने फिर मालवा से चूड़ा को वापस बुला लिया था। तो भारमली कौन थी? भारमली मतलब जो
रणमल था, रणमल भारमली से प्यार करता था और भारमली है वो कुंभा से प्यार करती थी। तो कुंभा ने भारमली को बोला कि इसकी हत्या कर दी जाए। तो भारमली की सहायता से रणमल को मार दिया गया और रणमल का जो बेटा था जोधा था वो भाग गया, वहाँ से भाग गया और बीकानेर के पास एक काहुनी गांव है, इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है, बीकानेर के पास काहुनी गांव में उसने शरण ली थी। तो चूड़ा ने मंडोर पर अधिकार कर लिया था। मंडोर क्या थी? मारवाड़ की राजधानी थी, उसके ऊपर इसने अधिकार कर लिया था। आवल बावल की संधि जो कि 1453 में हुई थी, ये इम्पोर्टेंट क्यों है? तो आवल बावल की संधि 1453 में हुई थी, ये जोधा और कुंभा के बीच में हुई थी, जोधा और कुंभा के बीच में हुई थी। मतलब कुंभा ने जोधा के शासन पर अधिकार कर लिया था। इस वजह से हंसाबाई ने दोनों के बीच में प्रेम बना रहे, इसलिए उन्होंने इन दोनों के बीच में संधि करवाई थी। तो इस संधि के द्वारा मारवाड़ जोधा को वापस दिया गया, मारवाड़ है ना वो जोधा को वापस दिया गया। और सोजत जो पाली के अंदर है उसको मारवाड़ और मेवाड़ की सीमा बनाया गया। मारवाड़ और मेवाड़ की सीमा कहाँ है? सोजत में। और जोधा की बेटी है श्रृंगार कंवर, जोधा की बेटी का नाम क्या है? श्रृंगार कंवर। उसकी शादी कुंभा के बेटे रायमल के साथ कर दी, उसकी शादी कुंभा के बेटे रायमल के साथ कर दी थी। आगे बात करते हैं सारंगपुर का युद्ध। सारंगपुर का युद्ध, तो सारंगपुर का युद्ध वो 1437 के अंदर हुआ था, कुंभा और मोहम्मद खिलजी के बीच में हुआ था। सारंगपुर का युद्ध 1437 में कुंभा और मोहम्मद खिलजी मालवा के बीच में हुआ था। अब कारण क्या था? महमूद खिलजी ने मोकल के हथियारों को शरण दे दी थी। जो महपा पंवार थे, चाचा और मेरा थे, उनको इसने शरण दे दी थी, इसलिए इनके साथ युद्ध किया था। इसमें कुंभा जीत गया था और जीत की याद में चित्तौड़गढ़ के अंदर उसने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। अब उसके बाद चांपानेर की संधि हुई थी 1456 के अंदर। अब ये किस किस के बीच में हुई थी? ये कुतुबुद्दीन शाह, गुजरात का कुतुबुद्दीन शाह और मालवा का महमूद खिलजी था। इन दोनों ने संधि की थी। और संधि किस लिए की थी? कुंभा को हराने के लिए इन्होंने संधि की थी। एक से तो हारने वाला था नहीं, इसलिए इन्होंने दोनों ने मिलके उसके ऊपर आक्रमण किया, लेकिन फिर भी कुंभा जीत गया था। अब बात करते हैं आगे, बदनौर का युद्ध हुआ था। बदनौर भीलवाड़ा के अंदर है, भीलवाड़ा के अंदर बदनौर में युद्ध कब हुआ था? 1457 के अंदर हुआ था। कुंभा ने दोनों को एक साथ हरा दिया था, कुंभा ने दोनों को एक साथ हरा दिया था। और कुंभा ने सिरोही के एक सहसमल देवड़ा है, सहसमल देवड़ा नामक शासक को भी कुंभा ने ही हराया था। तो नागौर के अंदर दो जनों के बीच में युद्ध हुआ था। कौन कौन थे? एक तो शम्स खां और मुजाहिदीन खां के बीच में युद्ध हुआ था। नागौर में युद्ध किसके बीच में हुआ था? शम्स खां और मुजाहिदीन खां के बीच में हुआ था। तो कुंभा ने शम्स खां की सहायता की थी। कुंभा ने किसकी सहायता की थी? शम्स खां की सहायता की थी। तो इसने इसकी सहायता की, तो मतलब कुंभा ने इसको हरा दिया था। मतलब ये कुंभा इसके साथ शामिल होकर लड़ाई की थी, तो ये बेचारा हार गया था, मुजाहिदीन खां हार गया। और सांस्कृतिक उपलब्धियाँ क्या है? राणा कुंभा ने क्या क्या सांस्कृतिक उपलब्धियाँ की है? स्थापत्य कला, कुंभा को राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक किसे कहा जाता है? कुंभा को कहा जाता है। अब ये विजय स्तंभ के बारे में कुछ ध्यान देने वाली बातें हैं। विजय स्तंभ के अन्य क्या क्या नाम है? विजय स्तंभ को कीर्ति स्तंभ भी कहा जाता है, विष्णु ध्वज भी कहा जाता है, गरुड़ ध्वज भी कहा जाता है, मूर्तियों का अजायब घर, भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश कहा जाता है। तो ये उपाधि अपने को याद रखनी है। कीर्ति स्तंभ, विष्णु ध्वज, गरुड़ ध्वज, मूर्तियों का अजायब घर, भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश कहा जाता है। अब ये जो विजय स्तंभ है, ये 9 मंजिला इमारत है। इसकी लंबाई 122 फीट है, चौड़ाई 30 फीट है। अब इसकी जो वास्तुकार है विजय स्तंभ के, वो जेता, पुंजा, ओमा, नापा, ये है, इम्पोर्टेंट है। अब देखो विजय स्तंभ का चित्र कहाँ कहाँ देखने को मिलता है अपने को? राजस्थान पुलिस और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह है ये। राजस्थान पुलिस, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह है। और वीर सावरकर के संगठन, वीर सावरकर ने जो संगठन बनाया था उसका प्रतीक है।
अभिनव भारत का भी ये प्रतीक चिन्ह है। और राजस्थान की जो पहली इमारत है, यह राजस्थान की पहली इमारत है जिस पर डाक टिकट भी जारी किया गया है। इसके ऊपर डाक टिकट भी जारी किया गया है। और जेम्स टोड ने विजय स्तंभ की तुलना कुतुब मीनार से की है। जेम्स टोड ने विजय स्तंभ की तुलना किससे की है? कुतुब मीनार से की है। फर्ग्यूसन नाम का जो इतिहासकार था उसने विजय स्तंभ की तुलना रोम में एक टार्जन टावर है उससे की है। रोम के अंदर टार्जन टावर उससे की है। स्वरूप सिंह ने इसका वापस पुनर्निर्माण करवाया था। किसने कराया था? स्वरूप सिंह ने करवाया था। विजय स्तंभ की 8 मंजिल पर कोई भी मूर्ति नहीं है, एक भी मूर्ति नहीं है, लेकिन 3 मंजिल में 9 बार अरबी भाषा में अल्लाह लिखा हुआ है। किस भाषा में लिखा हुआ है? अरबी भाषा में अल्लाह लिखा हुआ है। और कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के लेखक कौन थे? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के लेखक अत्रि थे। फिर अत्रि जब मर गए थे तो इनकी जगह पे इनका पुत्र ने इसको कंप्लीट किया था, इसलिए इन दोनों का नाम आता है अत्रि और महेश। अब देखो किले के बारे में बात करते हैं तो कवि राजा श्यामल दास, कवि राजा श्यामल दास एक कवि हैं। इनकी एक पुस्तक है वीर विनोद। वीर विनोद के लेखक कौन है? श्यामल दास जी है। इनके अनुसार कुंभा ने 84 खंभों में से 32 खंभों का निर्माण किया था। मेवाड़ में कुल 84 खंभे थे जिसमें से 32 केवल राणा कुंभा ने ही बनवाए थे। अब बात करते हैं कुंभलगढ़ के बारे में। कुंभलगढ़ राजसमंद के अंदर है। इसके वास्तुकार मंडन है। इसके वास्तुकार कौन है? मंडन है। इस किले को मेवाड़ मारवाड़ की सीमा का प्रहरी भी कहा जाता है। इसका सबसे ऊंचा जो महल वो कटारगढ़ है। कटारगढ़ जो कि कुंभा का निजी आवास था और इसे मेवाड़ की आंख भी कहा जाता है। अब बात करते हैं कुंभलगढ़ प्रशस्ति का जो लेखक है वो महेश था। कौन था? महेश था। इस प्रशस्ति में कुंभा को धर्म एवं पवित्रता का अवतार कहा गया है। क्या कहा गया है? कुंभा को धर्म एवं पवित्रता का अवतार कहा गया है। अचलगढ़ जो कि सिरोही के अंदर है। अचलगढ़ का निर्माण सिरोही में राणा कुंभा ने कब कराया था? 1452 में इसका पुनर्निर्माण करवाया था। और 2 दुर्ग है, वासंती दुर्ग और मचान दुर्ग, ये दोनों सिरोही के अंदर है। तो मेर जाति पर नियंत्रण करने के लिए उसने मचान दुर्ग बनवाया था। और भील जनजाति पर नियंत्रण करने के लिए उसने बोमट दुर्ग बनाया था। कौन सा दुर्ग बनाया था? बोमट दुर्ग बनाया था। अब आगे बात करते हैं चित्तौड़गढ़ अचलगढ़ कुंभलगढ़ में कुंभ स्वामी मंदिर है जो कि विष्णु जी को समर्पित है। और चित्तौड़गढ़ में श्रृंगार चौरी का निर्माण भी राणा कुंभा ने ही करवाया था। रणकपुर के जैन मंदिर जो कि पाली में स्थित है, इनका निर्माण 1439 के अंदर दर्णक शाह एक व्यापारी है उसके द्वारा बनवाया गया था। और इसमें एक चौमुखा मंदिर है जो कि सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब इसके जो वास्तुकार है वो देपाक है। इसके वास्तुकार कौन है? देपाक है। इसमें भगवान आदिनाथ की मूर्ति है और इसमें 1444 स्तंभ है, इसलिए इसे स्तंभों का अजैब घर भी कहा जाता है। जैन कीर्ति स्तंभ के बारे में बात कर लेते हैं। जैन कीर्ति स्तंभ 12वीं शताब्दी में जीजा शाह बघेरवाल ने बनवाया था इसको, जो कि जीजा शाह बघेरवाल कौन था? जैन व्यापारी था। और चित्तौड़ के किले में 7 मंजिला इमारत है। कितने मंजिला इमारत है? 7 मंजिला इमारत है। इसे आदिनाथ स्मारक भी कहा जाता है जो कि भगवान आदिनाथ को समर्पित है। कुंभा का साहित्य। कुंभा एक अच्छा संगीतज्ञ था। कुंभा स्वयं क्या था? एक अच्छा संगीतज्ञ था। वीणा बजाना भी उसको आता था। और इसके संगीत गुरु का नाम है सारंग व्यास। यानी इन्होंने संगीत की शिक्षा किससे प्राप्त की थी? सारंग व्यास से की थी। इनकी पुस्तकों का नाम भी इम्पोर्टेंट है, देख लेते हैं ये भी। इनकी पुस्तक का नाम है सुधा प्रबंध, कामराज अतिसार, संगीत सुधा, संगीत मीमांसा और संगीत राज। तो सुधा प्रबंध, कामराज अतिसार में टोटल 7 भाग है। संगीत सुधा, संगीत मीमांसा, संगीत राज में कुल 5 भाग है। तो कौन से भाग है? पाठ्य रत्न कोश, गीत रत्न कोश, नृत्य रत्न कोश, वाद्य रत्न कोश, ये अलग अलग नाम है। आगे बात करते हैं जयदेव की गीत गोविंद। जयदेव की किताब का नाम क्या है? गीत गोविंद पर रसिक प्रिया नाम से इन्होंने टीका लिखी थी। और कुंभा ने सारंग देव की संगीत रत्ना का भी इन्होंने टीका लिखी थी। कुंभा चंडी शतक पर टीका लिखी थी इसने। चंडी शतक किसकी पुस्तक है? बाण भट्ट की पुस्तक है। कुंभा मेवाड़ी, कन्नड़ और मराठी भाषाएं जानता था। कुंभा को मेवाड़ी भी आती थी, कन्नड़ भाषा भी आती थी और मराठी भाषा भी इसको आती थी। कुंभा ने 4 नाटकों की रचना की थी। और कुंभा के दरबारी विद्वान कौन कौन थे?
एक तो थे कान्हा व्यास, इनकी पुस्तक का नाम है एकलिंग महामात्य, और मेहा की पुस्तक का नाम है तीर्थमाला। मंडन की पुस्तक है वास्तुसार, देवमूर्ति प्रकरण, राजवल्लभ, रूपमंडन है वो मूर्तिकला के बारे में, कोदंड मंडन ये धनुष निर्माण के बारे में है। तो जो एकलिंग महात्म्य है इससे ज्ञात होता है कि कुंभा वेद, स्मृति, मीमांसा, उपनिषद, व्याकरण, साहित्य एवं राजनीति में बड़ा निपुण था। ये जानकारी अपने को मिलती है एकलिंग महामात्य के अंदर। आगे बात करते हैं नाथा कौन था? ये था मंडन का भाई था। वास्तु मंजरी इसकी पुस्तक का नाम है। गोविंद है वो मंडन का बेटा था, इसकी पुस्तक का नाम है द्वार दीपिका, उद्धार धोरिणी, कलानिधि है ना, इसमें मंदिर के शिखर निर्माण की जानकारी हमें प्राप्त होती है। सार समुच्चय ये आयुर्वेद के बारे में जानकारी हमें देता है। अब रमाबाई कौन थी? ये कुंभा की बेटी थी। अपने पिता की तरह इसको भी संगीत में बहुत ज़्यादा रुचि थी और इसको वागीश्वरी की उपाधि भी दी गई है। इसे जावर क्षेत्र दिया गया था। आगे बात करते तिल्ला भट्ट। इनके अलावा तिल्ला भट्ट भी थे। हीरानंद मुनि जो कुंभा के गुरु भी थे और कवि राजा की उपाधि कुंभा ने इनको दी थी। इनके अलावा जैन मुनि भी थे, उनके नाम जैसे सोमदेव, सोम सुंदर, जय शेखर, भुवन कीर्ति ये थे। कुंभा ने जैनों का तीर्थ यात्रा कर भी हटा दिया था कुंभा ने। अब इसकी उपाधियां हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको हिंदू सुल्तान भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसने मुस्लिम सेना को हरा दिया था। अभिनव भट्टाचार्य क्यों कहते हैं? संगीत के कारण कहा जाता है। साहित्य के कारण इसको राणो रासो भी कहते हैं। और पहाड़ी किले जीतने वाला था ये, इसलिए इसको हाल गुरु भी कहते हैं। ये धनुर्विद्या में बहुत पारंगत था, इसलिए इसको चाप गुरु भी कहते हैं। और ये विष्णु और गुप्त के था, इसलिए परम भागवत कहते हैं इसको। गुर्जर प्रतिहार की वजह से आदि वरा भी कहते हैं इसको। कुंभा की हत्या उसके बेटे उदा ने कुंभलगढ़ के दुर्ग में कर दी थी। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। अब अगले वीडियो के अंदर हम रायमल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।